हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड पवन सीरीज के लघु उत्तरीय प्रश्नों के पार्ट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट 1 को डिस्कस किया था। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लवण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, अम्लीय लवण का उदाहरण दीजिए। तो लवण को इंग्लिश में साल्ट कहते हैं। धनायन और किसी अम्ल के ऋणायन जैसे Cl माइनस, NO3 माइनस, SO4 माइनस आदि से बने यौगिक लवण कहलाते हैं। मतलब धनायन और किसी अम्ल के ऋणायन आदि से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम लवण कहते हैं। कुछ लवणों में धनायन धात्विक आयन ना होकर कुछ परमाणुओं का समूह होता है, जैसे NH4 प्लस आयन, K2SO4, NS4Cl, Cu, NO3 2 आदि लवणों के उदाहरण हैं। जो एग्जाम्पल आप लर्न कर लेना, इसमें जो लवण के आपको दे रखी हैं। अम्लों के कुछ या समस्त हाइड्रोजन परमाणुओं को धात्विक आयन द्वारा विस्थापित करने पर यौगिक बनते हैं, उन्हें लवण कहते। एक डेफिनेशन इसकी ये भी है, अम्लों के कुछ या समस्त जो हाइड्रोजन परमाणु को धात्विक आयन द्वारा विस्थापित करने से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम लवण कहते हैं। NaHS, HSO4, Na2SO4, NH4NO3। दूसरे शब्दों में, जब किसी अम्ल विलयन को क्षारीय विलयन के साथ मिलाते हैं तो जल के साथ जो अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे भी हम लवण कहते हैं। एक ये डेफिनेशन है इसकी, एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, एक ये दे। आपको जो इजी लगे वो आप लर्न कर लेना। अब लवणों का वर्गीकरण देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सामान्य लवण, दूसरा होता है अम्लीय लवण, तीसरा होता है क्षारकीय लवण, चौथा होता है द्विलवण, पांचवा होता है मिश्रित लवण और छठा होता है संकर लवण। तो अम्लीय लवण के बारे में इसमें बताएगा। यह लवण किसी अम्ल के कुछ प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं के किसी धनायन द्वारा विस्थापन से बनते हैं, जैसे H2SO4 से, NaHSO4, H2CO2 से, NaHCO3, S3PO4 से, NaS2PO4 और Na2 से SPO आदि। इन लवणों से विस्थापनीय हाइड्रोजन शेष रहती है। यह लवण जल में 2 प्रकार के धनायन देते हैं। किस प्रकार के? 2 प्रकार के धनायन देते हैं, जिसमें एक हाइड्रोजन आयन होता है और दूसरा और अन्य धनायन होता है। ये दे रखे हैं आपको, NaHSO4, Na1 प्लस H1SO42, इसी टाइप से ये दे रखे हैं तीनों आपको। इन लवणों को जलीय विलयन हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति के कारण अम्लीय होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नाभिकीय ऊर्जा क्या है, इसका उपयोग समझाइए। रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिकों के विखंडन या संलयन से जो मुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, जो रेडियोधर्मी पदार्थों के नाभिक होते हैं उनके विखंडन से जो ऊर्जा निकलती है या उनके टूटने से जो ऊर्जा निकलती है उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। जब यूरेनियम के नाभिकों पर कम गति के न्यूट्रॉनों की बमबारी करती हैं तो यूरेनियम नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया में अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन भी कहा जाता है। किसे कहते हैं? जब यूरेनियम के नाभिकों पर हम कम गति वाले न्यूट्रॉन जो होते हैं उसकी बमबारी करते हैं तो यूरेनियम नाभिक हमारा 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है, और जब वह टूटता है तो उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसी को हम नाभिकीय विखंडन भी कहते हैं। तथा जिस निकाय में नाभिकीय विखंडन द्वारा उस ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम नाभिकीय भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर के भी कहते हैं, इस नाम से जानते हैं। नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा कहलाती है। इसके परमाणु ऊर्जा भी कह सकते हैं या नाभिकीय ऊर्जा भी कह सकती है। इस प्रकार की नाभिकीय अभिक्रियाओं से नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन, जो इस नाभिकीय अभिक्रिया होती है उसमें हमें क्या क्या प्राप्त होती है? नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन।
नेक्स्ट देखते हैं, किंतु वर्तमान समय में सभी वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा इकाइयां नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित हैं। सन 2009 में विश्व की संपूर्ण विद्युत शक्ति का 13-14% भाग नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त हुआ। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जा रहा है। जो हमें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है उसका उपयोग हम किस में करते हैं? विद्युत उत्पादन में करते हैं। जैसे तारापुर महाराष्ट्र में, कोटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में। ये क्या है हमारे? ये 4 हमारे परमाणु केंद्र हैं, जहाँ नाभिकीय रिएक्टरों से ऊर्जा प्राप्त करके विद्युत उत्पन्न की जाती है। जहाँ इनकी क्या विशेष बात है, यहाँ पर जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उनसे जो ऊर्जा निकलती है उससे हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक है, टिप्पणी लिखिए। या ऐसे भी आ सकता है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए? तो जो हमारा संतुलित आहार का अर्थ उस आहार से है जो शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को प्रदान करता है। शरीर को आहार की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। कहने का तात्पर्य, संतुलित आहार वो होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व शामिल रहती हैं। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, सभी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में जिसमें शामिल हो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। जैसे ऊर्जा के लिए, शरीर के निर्माण के लिए ऊर्जा हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। शरीर के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक है। शरीर को क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने और सुरक्षा के लिए विटामिन है। तो जो संतुलित आहार होता है उनमें सभी जितने भी हमारे पोषक तत्व होते हैं वो सब पर्याप्त मात्रा में शामिल रहते हैं। अतः वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर की निर्माणक तत्वों की आवश्यकता व नियामक व सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करता, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। मतलब जो हमें ऊर्जा प्रदान करे, हमारे शरीर का निर्माण करे या सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को जो पूरा करता है उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। हमें संतुलित आहार क्यों लेना चाहिए? जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और रोग मुक्त रहे। व्यक्ति जो भी आहार लेता है वह पूर्ण तृप्ति की भावना देने के बाद वह आवश्यक नहीं है कि संतुलित हो। यदि आहार में ऊर्जा के लिए आवश्यक सभी तत्व उचित मात्रा में है पर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव है तो वह आहार संतुलित नहीं कहलाएगा। कहने का तात्पर्य ये, अगर प्रोटीन से रिलेटेड आपने आहार ले लिया लेकिन अगर उसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट की कोई भी चीज़ नहीं लिया तो वो आपका संतुलित नहीं माना जाएगा। उसमें सभी पोषक तत्वों का बराबर मात्रा में होना चाहिए। किसी एक का बहुत ज़्यादा या बहुत कम अगर होगा तो वो हमारा संतुलित आहार नहीं कहलाएगा। इस प्रकार का आहार शरीर को क्रियाशील रखने में तो सहायक होगा, जिसके कारण व्यक्ति कमजोरी व थकान का अनुभव नहीं करेगा, पर निर्माणक व सुरक्षात्मक तत्वों का अभाव होने के कारण व्यक्ति का जो शरीर है वो हष्ट-पुष्ट नहीं रहेगा। वृद्धि की गति भी कम हो जाएगी और शरीर के रोगों का शिकार भी हो जाएगा। अगर प्रोटीन ज़्यादा लेता है या कार्बोहाइड्रेट कम लेता है या विटामिन कम लिए जाते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी लग गई है उससे हम जल्दी उबर नहीं पाएंगे। इसलिए सभी जो भी पोषक तत्व होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में लेने चाहिए। प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर की वृद्धि करता है। विटामिन जो होते हैं वो हमें शरीर से रोग जो लग जाते हैं उससे लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। वृद्धि की गति कम हो जाएगी और शरीर के रोगों का शिकार हो जाएगा। इसी प्रकार यदि भोजन में ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य तत्वों का अभाव है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं रह पाए। संतुलित आहार को हमें भोजन में इसलिए भी शामिल करना चाहिए जिससे कि हम अपने शरीर और मस्तिष्क को पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकें और किसी भी बीमारी से ग्रसित ना रहें। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका क्या है? पादप और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो मानव शरीर में असंख्य जीवित छोटी छोटी उनसे मिलकर बना होता है। इकाइयाँ जो होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, जिन इकाइयों को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका निर्जीव नहीं होती हैं बल्कि ये शरीर की कैसी इकाइयाँ? जीवित इकाइयाँ। ये गति करती हैं, सांस भी लेती हैं और अपने पोषण का वृद्धि भी करती हैं, व्यर्थ पदार्थों का त्याग करती हैं, जनन भी करती हैं। अतः मानव शरीर असंख्य जीवित इकाइयों का समूह है। ये मानव शरीर की निर्माणक इकाइयाँ हैं। शरीर निर्माण में यह ठीक उसी प्रकार कार्य करती हैं जैसे एक भवन
निर्माण में ईंट है। तो जो हमारी कोशिका होती है वो अनेक प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करती है, श्वास भी लेती है, ये गति भी करती है और पोषण करके ये वृद्धि भी करती है। ये सजीव होती है, ये निर्जीव नहीं होती है। ये छोटी छोटी जीवित कोश इकाइयों से जो मिलकर बनी होती है उसे ही हमें कोशिका कहती है। ईंटों को आपस में जोड़ने हेतु सीमेंट का उपयोग किया जाता है, जबकि कोशिका शरीर में कोलोजन नामक तत्व से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? कोलोजन। यद्यपि ये कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं, फिर भी शरीर में पाए जाने वाली कोशिका का एक अलग अस्तित्व होता है। मतलब जो भी कोशिकाएं पाई जाती है प्रत्येक का अलग अलग अस्तित्व होता है। प्रत्येक कोशिका एक पतली झिल्ली से ढकी रहती है और दूसरी कोशिका से अलग रहती है। मतलब जो कोशिका होती हैं सब एक झिल्ली से ढकी रहती हैं और एक दूसरे कोशिका से अलग रहती हैं। अब हम जानते हैं पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। जंतु कोशिका होती है उसमें जीव द्रव्य पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका विधि नहीं होती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका विधि पाई जाती है। जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित रहते हैं, जबकि पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। तारकाएं उपस्थित रहते हैं जंतु कोशिका में, जबकि पादप कोशिका में तारकाएं अनुपस्थित रहती हैं। रिक्तिका छोटी होती हैं, इसमें रिक्तिका बड़ी होती हैं। पादप कोशिका का आकार वृत्ताकार होता है, जबकि नहीं, जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है और पादप कोशिका का आकार आयताकार होता है। क्या क्या है मेन? मतलब जंतु कोशिका में जीव द्रव्य होता है, पादप कोशिका में क्लोरोफिल होता है। जंतु कोशिका में कोशिका विधि नहीं होती है और पादप कोशिका में कोशिका विधि पाई जाती है। जंतु कोशिका में लवक नहीं होते हैं, जबकि पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं। जंतु कोशिका में तारकाएं उपस्थित होता है, जबकि पादप कोशिका में तारकाएं अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका की जो रिक्तिकाएं होती हैं वो छोटी होती हैं और पादप कोशिका की बड़ी होती हैं। जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, जबकि पादप कोशिका का आकार आयताकार होता है। उम्मीद करते हैं आपको यह पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। इसका अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।